दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे घने रहस्यमय जंगल की ओर जहां बीचों बीच एक सुनसान और खौफनाक बंगला खड़ा है। पहले इस बंगले में रुके हैं 5 दोस्त और आज की डरावनी कहानी घूमती है इन्हीं के इर्द गिर्द। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घबराई हुई लड़की से जो बुरी तरह डरी हुई है और कोई उसे जबरन कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। वो जैसी उस जगह से बाहर निकलती है तभी एक नकाबपोश शख्स वहाँ प्रकट होता है। लड़की अकेली होती है, गिड़गिड़ा रही होती है और अपनी जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन वो अजीब सा शख्स जरा भी दया नहीं दिखाता और फिर बेहद क्रूरता से उसी जगह पर उस लड़की के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो जगह कौन सी थी और वो वहाँ पहुंची कैसे। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे इस कहानी में आपको मिलते रहेंगे। तो सीन यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो जाती है, 1 साल बाद का कहानी हमें दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक नई लड़की मैरी को जो अपने रोड ट्रिप पूरी करके लौट रही होती है, लेकिन उसके मन में एक अधूरा काम है जिसे वो पूरा करना चाहती है। वो एक पुराने स्टोर के बाहर रुकती है और यही वो जगह है जहाँ करीब 1 साल पहले मैरी की बहन मालिना की आखिरी तस्वीर मिली थी। यही वजह है कि मैरी और उसके सभी दोस्त उसी जगह पर रुकते हैं। मैरी के मन में उम्मीद बहुत कम है कि उसे अपनी बहन के बारे में कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण तो बाकी है ना। उसके साथ मौजूद शनाया नाम की लड़की स्पिरिट गेम्स में बहुत विश्वास रखती है। शनाया का मानना है कि अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती है तो वो मार्लिना की आत्मा से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। मैरी के बाकी दोस्त ऐसे कामों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन मैरी के लिए वो मान जाते हैं। अब सभी एक घेरे में खड़े हो जाते हैं और शनाया कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। कुछ ही देर में सभी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज उनके पास आ रही है, पर वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है बल्कि एक मिनी बस होता है जो देर से हॉर्न बजा रहा था। मैरी अब स्टोर के अंदर जाती है और सीधे वहाँ के मालिक को अपनी बहन मार्लिना की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि आपने इसे कहीं देखा है, लेकिन स्टोर का ओनर साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो नहीं देखा। उसका जवाब सुनकर मैरी निराश होकर मुड़ने लगती है, लेकिन तभी ओनर की एक बात उसे चौंका देती है। वो कहता है तुम तो खुद ही खो चुकी हो। मैरी हैरानी से रुक जाती है और पूछती है आपको ये कैसे पता चला। ओनर कहता है कि ग्लोरी वैली रूट पर अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। ये बात सुनकर मैरी को एक नई उम्मीद की किरण मिलती है। शायद यही रास्ता उसे उसकी बहन तक पहुंचा सके अगर वो अभी जिंदा हो तो। मैरी तेजी से बाहर दौड़ती है और अपने दोस्तों से कहती है कि उन्हें ग्लोरी वैली की ओर जाना चाहिए। दोस्त भी उसका जोश देखकर उत्साहित हो जाते हैं कि चलो। अब सभी तेज बारिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता बढ़ता है चीजें अजीब होने लगती है। ड्राइवर को भी ये शक होता है कि क्या वो लोग एक ही जगह गोलमोल मटक रहे हैं, क्योंकि रास्ते का तो कोई अंत था ही नहीं। अचानक से वो एक ऐसे खुले मैदान में आ जाते हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन पीछे जोरदार बारिश हो रही थी। ये बदलाव सभी को अजीब लगता है। शनाया को वहाँ कुछ कब्रें भी दिखती हैं जिनसे बहुत ही डरावनी और नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। बिना ज्यादा सोच विचार किए सभी लोग पास बने एक पुराने बंगलों में चले जाते हैं, क्योंकि वापस बारिश में लौटना उन्हें ठीक नहीं लगता। मैरी अभी भी बाहर ही खड़ी थी। उसे 2 अलग अलग इलाकों में बारिश का होना कुछ अजीब ही लगता है। वो बारिश के पानी की जांच करती है, लेकिन पानी तो बिल्कुल नॉर्मल ही था। इसी दौरान उसे एक और लड़की की परछाई दिखती है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उस परछाई को देखते ही मैरी का दिल तेज धड़कने लगता है। वो बिना कुछ सोचे समझे बारिश में फिर से चली जाती है और उस परछाई का पीछा करने लगती है। अचानक किसी की बड़ी सी हथेली उसके कंधे पर रखी जाती है। डर के मारे वो झट से पलटती है, लेकिन सामने उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। वो उसे समझाता है कि देखो भाई वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही, फट रही है मेरी। उधर जब उसके कुछ और दोस्त उस बंगले में अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ का माहौल और भी अजीब होता है। रिसेप्शन पर एक रेतीली घड़ी थी और पास में एक रजिस्टर रखा था जिसमें सिर्फ मार्लिना के साइन होते हैं। एक रूम भी था वहाँ पर जिसमें सिर्फ मिसिंग लोगों की तस्वीर टंगी थी, जिनमें मार्लिना भी शामिल थी। वहाँ चारों ओर धूल और गंदगी फैली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता हो। मैरी अब अंदर आती है तो वो बताती है कि उसने बाहर बारिश में अपनी बहन की आवाज सुनी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। तो गई क्यों नहीं उसके पीछे। तभी अचानक सबको बाहर से कार के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है। सब भागते हुए गेट की ओर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी कार कोई चलाकर उसी बारिश वाले एरिया में ले गया है। गाड़ी के अंदर कौन है ये तो नजर नहीं आता बेटा, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से बाहर निकले। ये सब देखकर अभी सभी दोस्त बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ में आ चुका था ये कोई आम जगह नहीं है। अब वो सब मिलकर तय करते हैं कि उन्हें एक लैंडलाइन ढूंढनी होगी, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल आ नहीं रहा था। मेरे को थोड़ी देर में एक लैंडलाइन मिल जाती है, लेकिन वो काम नहीं करती। वही शनाया एक रेडियो जैसी डिवाइस ढूंढने लगती है, पर वो भी बेकार साबित थी। उसी समय हेनरी और एंजेलिना बाहर खड़े होकर उस अजनबी द्वारा चलाई गई कार को देख रहे हैं। तब उन्हें घर का गेट अपने आप बंद होने की आवाज सुनाई देता है, मानो कोई अभी अभी अंदर घुसा हो। हेनरी हालात को जांचने के लिए तुरंत अंदर जाता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है।
वो वापस लौटकर नहीं आता। अब एंजेलिना उसे ढूंढने अंदर जाती है और वहाँ का मंजर देखकर उसकी चीख निकल आती है। हेनरी की आधी कटी हुई लाश फर्श पर पड़ी थी। दरअसल वहाँ एक नकाबपोश दरिंदा छिपा हुआ था जिसने अब देर किए बिना एंजेलिना को भी मार डाला। मरने से पहले एंजेलिना ने जोर से चीख लगाई जिससे बाकी दोस्तों को भी खतरे का अंदेशा हो जाता है। जैक दौड़कर उस दिशा में पहुंचता है और वो सब देख के समझ जाता है कि एक अनजान खतरनाक शख्स बंगले के अंदर घुस चुका है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, भाग जाओ, फटने वाली है नहीं तो। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वो नकाबपोश एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है। अब बस मैरी ही बची रहती है। मैरी लड़ने की कोशिश तो करती है, वो चाकू से उस नकाबपोश पर वार भी करती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पर कोई असर नहीं होता। मैरी को समझ में आ जाता है कि अगर उसने यहाँ और देर कर दी तो उसका अंजाम क्या होगा वो तो भगवान जाने। और वो दरिंदा वो तेजी से जंगल की ओर भागती है मदद की तलाश में। भागते भागते उस धुंध में एक शख्स की परछाई दिखाई देती है जो उसकी ही तरफ देख रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैरी कुछ पूछ पाती या मदद मांग पाती, एक गाड़ी अचानक से सामने आ जाती है और वो गाड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इस तरह 5 में से 5 दोस्त मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी खत्म नहीं होती दोस्तों। कहाँ भाग रहे हैं आप? रेतीली घड़ी फिर से घुमाती है और सब कुछ दोबारा वैसा ही शुरू हो जाता जैसे पहले हुआ था। अब इन सबको ये एहसास हो चुका था कि पिछली बार उनके साथ क्या हुआ था, पर किसी को भी अब तक ये समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है। क्या वो किसी टाइम लूप में फंस चुके हैं या फिर थैनोस आके उनकी बजाने वाला है बार बार। अब हेनरी कहता है, बस अब और नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ, फट पड़ी है मेरी। लेकिन एंजेलिना उसकी बात काटते हुए ऊंची आवाज में कहती है, इतना आसान नहीं है। वो बताती है कि उसने रिसेप्शन वाले रजिस्टर में एक ही नाम के कई बार साइन देखे हैं, यानी एक ही इंसान ने कई बार उसी जिंदगी को जिया है और बार बार उसी हालत में फंसा है। इतना कहते ही गेट अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगता है और ये सब देखकर सभी दोस्तों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, मानो किसी ने उनका खून चूस लिया हो। एनी भागकर गेट को जबरदस्ती बंद कर देती है, जबकि शनाया, जिसे आत्माओं के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी, उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीरे से बोलती है, आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके शब्द अभी पूरे हुए ही नहीं थे कि अचानक वो जोर से चीख उठती है और अगले ही पल जैसे वो वहाँ से गायब हो जाती है। जी हाँ, वो सचमुच गायब हो जाती है, मानो उसकी कोई मौजूदगी वहाँ पर थी ही नहीं। अब सब मिलकर उसे ढूंढने लगता है और तब उसकी नजर एक कमरे में लटकती हुई एक तस्वीर पर पड़ती है जो हवाओं में धीरे धीरे इधर उधर झूल रही थी और उस तस्वीर में शनाया दिखाई देती है जैसे कोई मिसिंग पोस्टर हो। ये दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शनाया अब एक ही बात को दोहराती है, बस बहुत हो चुका, मुझे मर जाने दो। उसकी उंगली तस्वीर में अपनी ही मिसिंग फोटो पर होती है और अब उस बोर्ड पर सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके बाकी दोस्तों की भी तस्वीर लटकी होती है। तभी जैसे किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो, शनाया नीचे गिर जाती है एकदम मौत के घाट उतरकर। मैरी ये सब देखती है और उसकी हालत पथरा जाती है, यानी ऐसा नहीं कि वो पथरी हो गया, उसको पथरा जाती है मतलब डर गई। वो सोचने लगती है, आखिर मैंने किस घड़ी में इस जगह पर आने का फैसला किया था? क्या आप सभी को फिर से मरना पड़ेगा? तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया, मानो कोई फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसके कदम अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं और ये क्या? ये तो मालिनी की आवाज है, ये तो मेरी बहन है। मैरी को अचानक लगता है ये तो उसकी बहन मालिनी की आवाज है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बहन को किसी मदद की जरूरत है। वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल देती है और दौड़ते हुए बाहर निकल आती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब तक मैरी दूर जा चुकी थी। बाहर एक झोपड़ी दिखाई देती है जो ना जाने कब वहां बनकर खड़ी हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। और तब एक तेज हवाओं का झोंका चलता है जिससे बाकी सभी दोस्त डरकर अंदर की ओर भाग जाते हैं, पर मैरी अकेली बाहर रह जाती है क्योंकि कोई अज्ञात शख्स उसका हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी की ओर खींच ले जाता है। अगली पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब घर के अंदर बाकी बचे दोस्तों में अफरा तफरी मच जाती है कि वो किसी भी तरह वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को बिना लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो दरवाजा खोलता है और बाहर दौड़ पड़ता है। उधर मैरी को जब होश आता है तो वो खुद को उस झोपड़ी में पाती है। आसपास अजीब अजीब से नकाब रखे होते हैं जो बेहद डरावने और रहस्यमय लगते हैं। इतना ही नहीं, झोपड़े के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो चुपचाप टीवी देख रहा था। तब मैरी उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी सो रहा है, इसलिए वो झोपड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा बहुत ताकत से बंद किया गया था। तभी बूढ़ा आदमी जागता है और तेजी से मैरी के ऊपर झपट पड़ता है। वो कहता है, या तो इस रात का हिस्सा बन जा या फिर कुर्बान हो जा। इतना कहकर वो मैरी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ जबरन चिपका देता है, जिससे मैरी की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं और वो जैसे होश खोने लगती है। उधर वो बूढ़ा आदमी जो खुद पहले से ही बहुत बूढ़ा दिखता था और भी ज्यादा कमजोर होकर धीरे धीरे राख में बदल जाता है। अब मैरी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो इंसान नहीं रही जो पहले थी। अब दूसरी ओर हेनरी और एंजेलिना किसी भी हालत में वहां से भागना चाहते थे। उन्होंने कार को चालू किया और तेज स्पीड में उसे भगाने लगे,
लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उनका सामना एक विशाल काले साई से होता है जो सीधा उनकी ओर बढ़ रहा था। ये दृश्य देखकर वो डर के मारे अपनी कार को उल्टा घुमा लेते हैं और पीछे की ओर दौड़ लगाते हैं। एंजेलिना कार से बाहर निकलना चाहती है ताकि किसी सुरक्षित जगह छिप सके, लेकिन तभी अचानक कोई हेनरी पर झपट पड़ता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही मास्क पहने रहस्यमय शख्स होता है जो एंजेलिना की ओर बढ़ रहा था। उधर जैक उस झोपड़ी में पहुंच जाता है जहाँ मैरी को ले जाया गया था, लेकिन वहां से सिर्फ राख मिलती है, मैरी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। झोपड़ी के अंदर केवल डरावने मास्क पड़े होते हैं और एक खौफनाक सन्नाटा। जैकब झोपड़ी के ऊपर वाले फ्लोर की ओर जाता है तो वहाँ उसे एक अजीब गुड़िया दिखती है जो आराम से एक मूविंग चेयर पर बैठी घूम रही थी। ये नजारा बेहद डरावना था और तभी जैक के पीछे से अचानक मैरी प्रकट होती है, लेकिन अब वो वैसे नहीं थी जैसे पहली थी। उसके चेहरे पर मास्क होता है। मैरी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो बिना देर के जैक को मार डालती है और झोपड़ी से बाहर निकल जाती है, पर वहाँ जो मास्क मैन होता है वो मैरी पर झपट पड़ता है और उसे भी वही निपटा देता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। चारों बचे हुए दोस्त वॉशरूम में एक साथ होते हैं और हेनरी को अचानक प्यास लगती है। वो वॉशरूम के टैप को खोलता है, यानी उस टंकी को। शनाया उसे सावधान करती है, यहाँ पानी नहीं आता, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस दिन पानी आ रहा था। हेनरी उसे पी लेता है और बाकी दोस्तों को पिलवाता है, क्योंकि पिछले दिनों से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था ना। पर ये राहत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही हेनरी को अजीब सी खांसी होने लगती है। उसके मुंह से काली काली अजीब से चीजें बाहर आने लगती है। बाकी दोस्त भी अभी कुछ समझ नहीं पाते और तभी हेनरी किसी बम की तरफ फट जाता है। उसके शरीर के टुकड़े दीवारों पर बिखर जाते हैं। हैरी की दर्दनाक मौत को देखकर बाकी दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी स्तब्ध थे, डरे हुए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब अगला नंबर किसका होगा। धीरे धीरे एक एक करके सभी मरने लगते हैं, किसी न किसी रहस्यमय और खौफनाक तरीके से। ये सब देखकर मैरी के अंदर अचानक एक समझ पैदा होती है। अब उसे ये समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी नॉर्मल कारण से नहीं हो रहा है। वो अब जान चुकी थी कि इन सब की मौतों के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। और फिर अब उसकी बारी आती है। वही स्टोर का वही पुराना ओनर उसके सामने आ जाता है और उसे भी मारकर खत्म कर देता है। इस तरह इस बार भी सभी दोस्त असफल हो जाते हैं। कोई भी इस डरावने जगह से जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन कहानी एक बार फिर से मोड़ ले लेती है। रेतीली गाड़ी फिर से घूमती है और एक बार फिर सभी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि कुछ सवालों के जवाब होते हैं जो उन्हें पिछली मौतों से मिल जाते हैं। अब सभी को समझ में आ जाता है कि इस बार उनके पास एक ही रात है। अगर इस बार वो सभी मारे गए तो वो इस खेल का स्थायी हिस्सा बन जाएंगे, यानी उनका ये हैबिटेट बन जाएगा जैसे और भी बहुत से लोग बन चुके हैं। हेनरी की पीठ पर अब धीरे धीरे अजीब निशान बनने लगते हैं, जैसे कोई उसे भी एक राक्षस में बदल रहा हो। और तभी अचानक सबको याद आता है, शनाया कहाँ है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गई, क्या वो वापस आई या नहीं। अब हेनरी अपना फोन निकालता है जिसमें वो हर चीज रिकॉर्ड करता है। वो पिछली बार की मौत का आखिरी फुटेज खोलता है और उसमें कुछ चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देता है। जब पिछली बार शनाया मरी थी तब वो साइकोलॉजिस्ट जिसे उन्होंने स्टोर ओनर समझा था वो एक गुप्त दरवाजे से अंदर आया था और शनाया को उसी गुफा की ओर ले गया था। अब सभी दोस्तों को लगने लगता है कि शायद उसी गुफा में इस रहस्यमय लूप और मौतों के सिलसिलों का कोई समाधान छुपा होगा। शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अब उन्होंने ठान लिया कि इस बार मरना नहीं है, नहीं तो सीधा ऊपर जाएंगे। अब सभी दोस्त मिलकर उस गुफा को खोजने निकल पड़ते हैं। वही गुफा जिसके बारे में उन्होंने वीडियो फुटेज में देखा था। थोड़ी देर में उन्हें वो गुप्त रास्ता मिल जाता है जो आगे जाकर एक गुफानुमा बस्ती में खुलता है। ये जगह बेहद रहस्यमय, दलदल और कीचड़ से भरी होती है, लगभग डूबी हुई, जैसे कि यहाँ जीवन था पर अब बस सड़न और सन्नाटा है। और तभी उनका सामना होता है कुछ भयानक राक्षसों से। ये डरावने जीव किसी और दुनिया के लगते हैं, लेकिन इस बार दोस्त सभी एकजुट हो जाते हैं। वो पहली बार डर के बजाय हिम्मत और समझदारी से काम लेते हैं। टीम वर्क दिखाते हुए वो राक्षसों का सामना करते हैं और उन्हें पीछे धकेलते हैं। इसी बीच मैरी आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था कि उसकी बहन यहीं कहीं है। और हाँ, वो देखती भी अपनी बहन मार्लिना को, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही, वो एक राक्षस बन चुकी थी। मैरी उसकी आंखों में देखती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कैसे वो बहनें थी, कैसे उन्होंने साथ खेला, साथ जिया। लेकिन मार्लिना पर उसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मैरी को उसे मारना पड़ता है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सभी मारे जाएंगे। इस बीच बाकी दोस्त उस मास्क मैन का सामना करते हैं। इस बार मिलकर उसे मार गिराते हैं। अब सीन कट होता है और पहुंचता है शनाया की ओर, जो अभी भी जिंदा है लेकिन कैद में थी। वो उसी जगह पर बंद है जहाँ कभी उस डॉक्टर यानी साइकोलॉजिस्ट ने एक जिंदा आदमी को रखा था और उस पर खौफनाक प्रयोग किए थे। शनाया वहाँ अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और राक्षस भी मौजूद है जो उसे घूर रहा था। शनाया उस अंधेरे कमरे में बंद है जिसमें कोई खिड़की विड़की नहीं है, बस एक भारी दरवाजा है और दीवारों पर अजीब सी लकीरें। उसके साथ जो राक्षस है वो बार बार उसके पास आकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन शनाया की आंखों में अब डर नहीं बल्कि उम्मीद बची थी। उसे यकीन था कि उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। उधर मैरी, जो पहले से कहीं ज्यादा साहसी हो चुकी थी, शनाया को बचाने के इरादे से झोपड़े की उस अंधेरी तहखाने में जा पहुंचती है।
उसे वहाँ एक मॉनिटर रूम मिलता है जहाँ से पूरी जगह पर नजर रखी जा रही थी। टेबल पर एक फाइल पड़ी होती है और उसमें मैरी की पूरी जानकारी दर्ज थी। उसे समझ में आ जाता है कि सब कुछ यहीं से चलता है। उसी वक्त पीछे से वो डॉक्टर यानी असली साइकोलॉजिस्ट आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे पहले से पता था कि तुम अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगी और देखो तुम आ चुकी। इतना कहकर वो अपनी कॉफी का मग टेबल पर रखता है। मैरी की नजर ऊपर छत से टपकते पानी पर पड़ती है। उसे याद आता है कि यही पानी पिछले चक्रों में मौत की वजह बना था। वो चुपचाप पानी को उस डॉक्टर की कॉफी में मिला देता है और डॉक्टर उसे बिना कुछ महसूस किए पी लेता है। कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर तड़पने लगता है और फिर जोरदार ब्लास्ट फट जाता है। मैरी जल्दी से उसे कटी फटी लाश में से उस कमरे की चाबी निकालती है और शनाया को आजाद कर देती है। अब सभी दोस्त एक बार फिर एकजुट हो जाते हैं और जगह से बाहर निकलने की होड़ लगाते हैं। लेकिन ये आसान नहीं था। राक्षस अभी भी उनके पीछे पड़ा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और आखिरकार एक रास्ता खोज ही लेते हैं। जैसे वो उस रास्ते से बाहर आते हैं, रेतीली घड़ी फिर से घूमती है, लेकिन इस बार सब कुछ वैसा नहीं होता क्योंकि अब डॉक्टर मारा जा चुका था, इसलिए समय का चक्र टूट चुका था। सभी दोस्त सही सलामत बाहर निकल आते हैं और एक बात जो वो तुरंत नोटिस करते हैं, बाहर अब बारिश बंद हो चुकी थी। सभी खुशी से झूम उठते हैं। वो अब इस लूप से आजाद हो चुके थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था शायद। लेकिन जैसे वो कार में बैठकर वापसी की ओर निकलते हैं, एक डरावनी बात होती है। उनकी लाइव फुटेज एक मॉनिटर पर फिर से दिखाई जा रही थी, यानी कि ये खेल शायद अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक कहानी यहाँ पर जरूर खत्म हो जाती है, एक गूंजते हुए सवाल के साथ। क्या ये सब एक साइकोलॉजिकल प्रयोग था या कोई शैतानी आत्मा अभी भी उनके साथ खेल रही थी? वेल, इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको एक कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा और इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।